अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। रबाब, आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है? रबाब, जी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आवाज़ ख़राब हो तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्ली शो हो रही है? जी जी हो रही है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, हम 2 मिनट तक वेट करते हैं कि बाकी लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इकरा, आपके पास सॉरी, मेरे पास है। आप लोग अपने मेट्स को जल्दी जल्दी कह दें कि वो आके ज्वाइन कर लें, तो हम स्टार्ट करें। अच्छा जी, जब तक दूसरे लोग ज्वाइन करें, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर किसी को कोई भी मसला हो, मेरी आवाज़ ना आ रही हो, तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो, रिपीट करना हो, तो भी आप बीच में मुझे रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यू नीड टू वेट एंड राइट इट डाउन ऑन योर पेपर और समथिंग विच यू हैव, और उसको फिर मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो आप उसमें मुझसे उस वक्त पूछ लीजिएगा एंड ऑफ द क्लास में, ठीक है? अच्छा जी, हमने डिप्लोमेसी के लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक किया था वो था फंक्शंस, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। वी हैव डन विद challenges, functions, privileges, immunities, nature, concept, development,
डेफिनेशंस, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाइल्स ऑफ डिप्लोमेसी और टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। हम इसको टाइप्स भी कहते हैं, हम इसको फॉर्म्स भी कहते हैं और हम इसको स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी भी कहते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ा था चैलेंजेस में ही। ट्रैक्स और टाइप में एक मेजर जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ इतना ही है कि आपके जो ट्रैक्स हैं वो आपके जितने भी चैलेंजेस है वेस्टफेलियन डिप्लोमेसी के लिए या दीगर और डिप्लोमेसी को ऑपरेट करने के लिए प्रैक्टिकली जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसको सल्यूशन निकाला गया उन ट्रैक्स के ज़रिए। These all tracks are the solution of the challenges which faced by diplomacy और Westphalian diplomacy या modern diplomacy, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इससे आगे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग डिप्लोमेसी की टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी की क्या टाइप्स हैं और किस किस्म की डिप्लोमेसी की टाइप्स हमें पढ़नी है। ओके, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डिप्लोमेसी और फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, लेकिन हम हर काइंड नहीं पढ़ेंगे। वी ओनली लर्न व्हाट इज प्रैक्टिसिंग इन द करंट वर्ल्ड और व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग इन द करंट वर्ल्ड, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, आज की मॉडर्न डिप्लोमेसी में हम वो पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहा होगा कि सिंस डिप्लोमेसी इज एन एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच सराउंडेड मैनी एस्पेक्ट्स, इट हैज़ मैनी टाइप्स एंड स्टाइल। अच्छा जी, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स और स्टाइल, टाइप्स एंड स्टाइल लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही वर्ड है, डोंट कंफ्यूज इन द वर्ड्स। अच्छा जी, नीचे जो लिखे हुए हैं 6 टाइप्स को मैंने नीचे फॉर्म किया हुआ है। शॉपकीपर वर्सेस वॉरियर, हम लोगों ने जब डेफिनेशंस की थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिप्लोमेसी है वो वॉर डिप्लोमेसी किस तरीके से होती है। अच्छा जी, वॉर डिप्लोमेसी और वॉरियर डिप्लोमेसी में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, उसको वॉरियर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। सीक्रेट डिप्लोमेसी और ओपन डिप्लोमेसी, मैंने इसमें वर्सेस डाल दिए हैं, हम दोनों को ही पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखी भी तो आपके सामने 6 हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कितनी है, 10 है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक और टोटलियन में मैंने अलग अलग कर दिया था, वर्सेस नहीं किया। लेकिन हर डिप्लोमेसी की जो टाइप है, जैसे शॉपकीपर और वॉरियर, बोथ एक दूसरे के अपोजिट है। सीक्रेट वर्सेस ओपन, वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। डेमोक्रेटिक एंड टोटलियन, ठीक है, वो भी एक तरीके से अपोजिट है। अच्छा जी, अब हम अपनी पहली टाइप की तरफ चलते हैं। ओके, जो हमारी पहली टाइप है, आपको यहाँ पे अच्छे से नजर आ रहा होगा, मैं इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, शॉपकीपर वर्सेस वॉरियर, सबसे पहले हम वॉरियर को देखते हैं, ठीक है। वॉरियर स्टाइल डिप्लोमेसी इज अग्रेसिव, स्टबर्न, रिजिड एंड इम्पोलाइट, ठीक है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ गई, उसके एडजेक्टिव्स हमने पढ़ लिए कि जो वॉरियर स्टाइल डिप्लोमेसी होती है वो बहुत ही एग्रेसिव होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है, बहुत ही स्टबर्न और रिजिड होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंडर्ड रहती है। जो भी कंट्रीज वॉरियर डिप्लोमेसी करते हैं, और ज़्यादातर जो वॉरियर डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जाती है वो किन नेशंस के थ्रू प्रैक्टिस की जाती है, पावरफुल नेशंस और पावरफुल स्टेट्स होती हैं, वही वॉरियर डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि वॉरियर डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से बयान करती है। वॉरियर डिप्लोमेसी हमने हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स के वक्त, जंगों के वक्त और दौरानिया जंग, दौरानिया कॉन्फ्लिक्ट, हर दौरानिया में वॉरियर डिप्लोमेसी हमने देखी है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली यूटिलाइज किसको करती है, थ्रेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को, कि अगर आपने ये नहीं किया या आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको
हम ये कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी इकरा, इकरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा जी, वॉरियर डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे थे कि वॉरियर स्टाइल डिप्लोमेसी किस तरीके से काम करता है। एक बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको वॉरियर डिप्लोमेसी की दूं तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, ज़ेड भुट्टो। वो हमेशा हर यूनियन असेंबली में, यूनाइटेड नेशन की किसी भी कॉन्फ्रेंस में आपने अगर उनकी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं तो आपको नज़र आया होगा कि वो कितना अग्रेसिवली और कितना एनर्जेटिकली बात करते थे अपने कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू रखने पे, ठीक है, अपना नेशन का, अपनी स्टेट का इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करने में वो हमेशा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आए, ना कि बहुत ज़्यादा पोलाइट और आराम से बातचीत करने, बल्कि उनका अपोजिट देखा गया। वो यूनाइटेड नेशन की असेंबली में किस तरीके से उन्होंने एक पेपर को जो उन्होंने फाड़ा था और फेंक दिया था कि भाई मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स होती हैं ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके लीडर की पर्सनैलिटी को शो करता है और ये इस बात की भी गवाही देता है कि विच फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी आर यू यूजिंग, ठीक है। डिप्लोमेसी हर मुल्क यूज़ करता है, कोई भी स्टाइल उसका यूज़ करे। कुछ मुल्क होते हैं जो कि बहुत पोलाइट वे चुनते हैं डिप्लोमेसी को करने के, कुछ मुल्क होते हैं जो पावरफुल मुल्क होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें पोलाइट वे यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। अब जहाँ पे बात आए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इतना भी पावरफुल नेशन नहीं था, लेकिन ये एक लीडर पे डिपेंड है। जो लीडर उस हेड ऑफ द स्टेट है उस वक्त, ये उस पर डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से अपने स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या उसमें इतना दम है कि वो वॉरियर डिप्लोमेसी को इम्प्लीमेंट कर सके या प्रैक्टिकली उसको अडॉप्ट कर सके, या फिर जो उसके अलावा जितने और स्टेट्स हैं या उनके लीडर्स हैं वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो बात होती है कि मेजॉरिटी वॉरियर डिप्लोमेसी किसके थ्रू प्रैक्टिस या फिर अडॉप्ट की जाती है, जो कि पावरफुल कंट्रीज होते हैं। यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड बाय आइदर वेरी पावरफुल कंट्रीज और कंट्रीज विद द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द बिटरनेस, ठीक है। और जो पाकिस्तानी हिस्ट्री आप उसमें देख ही लेंगे कितने कॉन्फ्लिक्ट हमारे नेबर कंट्रीज के साथ हमारे रहे हैं, जिसके ज़रिए हमें या जिसके वजह से हमें ये डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, डिप्लोमेसी की जो स्टाइल्स होती हैं और टाइप्स होती हैं, बाज़ात वो सिर्फ पर्सनैलिटीज़ पे डिपेंड नहीं होता, वो सिचुएशन को देख के डिसाइड किया जाता है कि विच मॉड्यूल और विच स्टाइल वी हैव टू अडॉप्ट नाउ, कि हमें क्या अब यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्टाइल हमें डिप्लोमेसी का यूज़ करना चाहिए, या कौन सा स्टाइल हम अडॉप्ट करेंगे डिप्लोमेसी का, या टाइप को हम फंक्शन करेंगे प्रैक्टिकली, तो हम अपने स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे लिखा हुआ है इट मेनली यूटिलाइजेस थ्रेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वो हमें वही बताता है कि जी एक स्टेट है और हम उनके साथ वॉरियर डिप्लोमेसी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें बता देता है कि भाई ये नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इस तरीके से हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको भुगतने पड़ेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज। जब हम किसी को ये बात कहेंगे, किसी भी आम आदमी के दो इंडिविजुअल्स हैं और उसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ये बात कह रहा है कि इफ़ यू आर नॉट accepting my point or if you are not agreed with my point you will face the consequences। तो अल्टीमेटली उसने थ्रेट दे दिया ना, उसने उसको वार्न कर दिया कि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मान रहे तो तुम्हें इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे, या फिर इसके जो भी नतायज निकलेंगे उसके प्रॉपरली जिम्मेदार तुम होगे, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज अगर दिए जाते हैं तो किसमें दिए जाते हैं, वॉरियर डिप्लोमेसी। हमने वॉरियर डिप्लोमेसी को पढ़ लिया कि वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होता है, उस बहुत अग्रेसिव इन नेचर होती है, स्टबर्न होती है, रिजिड होती है, इम्पोलाइट होती है। चलिए जी हम अपनी नेक्स्ट डिप्लोमेसी की तरफ चलते हैं जो कि शॉपकीपर स्टाइल है।
अच्छा जी, शॉपकीपर स्टाइल डिप्लोमेसी इज द अपोजिट ऑफ वॉरियर डिप्लोमेसी। जहाँ पे वॉरियर डिप्लोमेसी में हम थ्रेट की, एग्रेसिव की, एनर्जी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे शॉपकीपर डिप्लोमेसी में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि एक शॉपकीपर होता है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने कस्टमर को कितना मैनिपुलेट करता है प्यार से कि नहीं जी, अगर आप लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल आप कपड़े की मार्केट पे चले जाते हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों ही रिलेट करेंगे कि आप कपड़े की मार्केट पे जा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि वो आपको जो भी चीज़ पसंद आएगी, वो उसको बोलेगा कि भाई ये तो आप पे बहुत अच्छी लग रही है, ये पहने, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई लगेगा ही नहीं। इससे क्या हो गया, थोड़ा हमने ओपन माइंड कर दिया, पोलाइटली बात किया, हमने उनको बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, या फिर हम तो ये प्रोडक्ट आप ही के लिए बना था और ये प्रोडक्ट आप ही को बेच रहे हैं, ये तो बना ही आपके लिए सिर्फ, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग इन नेचर होता है। शॉपकीपर इस तरीके का हमें बिहेव करके दिखाता है कि भाई वो हमें बोलता है ना कि अगर कोई 1800 की शर्ट बोलता है, हम उसको 1500 बोलते हैं, वो बोलता है अच्छा जी मुझे इसमें हो तो वैसे नुकसान रहा है, लेकिन चलें ठीक है, कस्टमर बनाने के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। अब या इसी मिसाल को आप लेके स्टेट की तरफ आ जाएं, जब एक रियासत को अपना नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना होता है, लेकिन वो वॉरियर स्टाइल नहीं, वो शॉपकीपर स्टाइल के जरिए हासिल करता है, तो वो उससे बहुत पोलाइट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यार तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, किस तरीके से हम इस चीज़ को, किस तरीके से हम इस बात को माने, या कोई वे आउट निकालते हैं या बातचीत करते हैं या देखते हैं। अब दिखने में तो ये कितनी अच्छी लग रही है कि भाई वाह क्या बात है, इतनी पोलाइटनेस और ये, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे कोई ये नहीं है कि भाई वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपना काम ही निकलवा रहा है और इसी वजह से वो सिर्फ दिखा रहा है कि मैं पोलाइट हूँ, दे आर ओनली शोइंग कि वी आर पोलाइट विद यू, लेकिन वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना ही, ठीक है। मकसद उनका भी वही है जो एक वॉरियर डिप्लोमेसी का है, जो एक वॉरियर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है, शॉपकीपर का भी मकसद वही है। पीछे के जो मोटिव है और गोल्स है वो सेम है, लेकिन द स्टाइल यू अडॉप्ट टू गेन योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट, ठीक है। अच्छा जी, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉरियर डिप्लोमेसी में और थ्रेट्स और कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है, वहाँ पे शॉपकीपर डिप्लोमेसी में नेगोशिएशन और डायलॉग्स की बात होती है कि भाई आओ बैठो, बैठ चीत के बात करते हैं, लड़ने झगड़ने में कोई हल नहीं निकलेगा या कोई मसले का हल निकलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मिसाल थोड़ी डिटेल्ड है, डिटेल एग्जाम्पल है, लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। 1980 में इंडिया ने अपनी फौज को तैनात करना स्टार्ट कर दिया था बॉर्डर पे, किसके खिलाफ, हमारे खिलाफ, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ उसने अपनी फोर्सेस को तैनात करना स्टार्ट कर दिया था, मोबिलाइज कर रहे थे वो अपनी फोर्सेस को बॉर्डर की तरफ। और उस वक्त जो 1980 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो राजीव गांधी थे, और यहाँ पे जो थे वो जियाउल हक साहब थे। अच्छा जी, पाकिस्तान और ये बहुत बड़ा खदशा था, अगर एक मुल्क आपकी तरफ अपनी फौज को मोबिलाइज कर रहा है या तैनात कर रहा है, तो मतलब जंग का खदशा था कि वॉर होने वाली थी, सही है। लेकिन हम इंडिया के साथ उस वक्त मिलिट्रिकली वॉर नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त ऑलरेडी एक हिडन वॉर लड़ रहा था यूएसएसआर के खिलाफ, ठीक है। तो वी कांट अफोर्ड, पाकिस्तान कांट अफोर्ड एट द सिमिलर टाइम कि वो दूसरी वॉर भी लड़ सके, एक साथ वो दो दो वॉर्स को नहीं कॉन्कर कर सकता था या नहीं लड़ सकता था, ठीक है। अब जब वो कॉन्कर नहीं कर सकता था और वो लड़ नहीं सकता था, तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि पाकिस्तान एक ऑलरेडी यूएसएसआर के खिलाफ हिडन वॉर लड़ रहा था, जियाउल हक ने राजीव गांधी को बहुत बार फ़ोन किया और ट्राई करने की कोशिश की कि बातचीत हो सके, पर राजीव गांधी ने इसको डिनाइड कर दिया, उन्होंने फ़ोन उठाने से ही मना कर दिया कि भाई मैं बात करूँगा ही नहीं, ठीक है। अब ये बात देख के जिया साहब भी थोड़े से
वो उसमें आ गए टेंशन में कि भाई वॉर होना तो अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी भी कीमत पे इस जंग को रोकना ज़रूरी है। अच्छा जी, उस वक्त तक इंडिया जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल अपने टेस्ट कर चुका था सक्सेसफुली। वो उसने अपने आप को डिक्लेयर तो 1996 में किया था, लेकिन उससे पहले ही वो अपने मिसाइल्स सक्सेसफुली न्यूक्लियर मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका था, मतलब वो उस वक्त न्यूक्लियर पावर था। और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक न्यूक्लियर पावर से जंग करें, क्योंकि हम एक ऑलरेडी जंग लड़ रहे थे। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो ज़ियाउल हक साहब जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इंडिया जाऊंगा, और उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल प्लेन को तैयार करवाया और भाई उन्होंने अपनी फ़्लाइट पकड़ी इंडिया जाने के लिए। अच्छा जी, जब वो इंडिया में लैंड करने वाले थे और जब वो इंडियन एयर स्पेस टेरिटरी में गए तो ऑब्वियसली उनको पता चल गया इंडिया वालों को कि पाकिस्तान का कोई जहाज आ रहा है, वो एक प्रेसिडेंट का जहाज है, ठीक है। तो अब इंडिया के पास सिर्फ दो वेज थे, या तो वो उस जहाज को मार गिराए या तो उस जहाज को लैंड होने दे। अच्छा जी, वो मार क्यों नहीं सकते थे उस जहाज को, क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट उसमें बैठा है पाकिस्तान का जो कि सिर्फ बातचीत करने आया है, और वो अगर उस जहाज को गिरा देते, ब्लास्ट कर देते और मार देते तो उनकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ बहुत बदनामी भी होती, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। मॉडर्न डिप्लोमेसी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती कि भाई एक प्रेसिडेंट की हैसियत रखने वाला इंसान आपके पास एक लीडर आ रहा है और आप उसको उड़ा दें बगैर उसकी बात सुने, ठीक है। तो उनके पास सिर्फ एक ही वे बच गया था कि उस जहाज़ को लैंड होने दे। अच्छा जी, जिस वक्त जिया साहब ने लैंड किया उस वक्त इंडिया में क्रिकेट मैच चल रहा था, और वो क्रिकेट मैच राजीव गांधी उधर ही क्रिकेट मैच पे थे और वो क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे थे, उसको देख रहे थे। और जो जिया साहब है, अब जाहिर सी बात है वो एक स्टेट के लीडर हैं तो उनको प्रोटोकॉल्स तो मिलेंगे। तो जिया साहब अपना प्रोटोकॉल के साथ वो भी स्टेडियम पहुंचे राजीव गांधी के पास, ठीक है। जब वो राजीव गांधी के पास पहुंचे स्टेडियम में तो उन्होंने राजीव गांधी को हक किया, गले लगाया और उनके कान में ये बात कही कि आप अगर पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो हम उसका जवाब थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स देंगे, ठीक है। ये उन्होंने उसके कान पे कही। और जब अगर आपको डिटेल में इस डॉक्यूमेंट्री को फॉलो करना हो या इस एग्जाम्पल को फॉलो करना हो, अगर आप कोई भी आर्टिकल उठा के देखेंगे तो बहुत से आर्टिकल्स में राइटर ने लिखा भी है कि उसी वक्त ये बात सुन के राजीव गांधी के माथे पे पसीना आ गया था। बहुत बड़ी बात है ना कि आपको एक स्टेट आके एक स्टेट लीडर आपको कह रहा है कि अगर आप अटैक करते हैं हम पे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखें स्टाइल कौन सा था, डायलॉग और नेगोशिएशन का, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटम दिया गया। तो शॉपकीपर डिप्लोमेसी का कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोटिव पूरे नहीं करेंगे। वो फ्लेक्सिबली वहां पे गए, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने उनको ये थ्रेट दिया कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लोग हम पे अटैक करेंगे और हम जवाब नहीं देंगे तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। और सिर्फ इस बुनियाद पे जिया साहब की एक खित्ते में, पूरे साउथ एशियन रीजन में एक बहुत बड़ी जंग होते होते रह गई, सिर्फ उनके इन स्टेप्स पे, उनके इन क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक थॉट्स पे इस जंग को रोका गया। उन्होंने इस जंग को होने से एक्चुअली रोक दिया। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन मिसाल है शॉपकीपर की। इफ़ यू वांट गाइस टू राइट दिस एग्जांपल इन योर एग्जाम, इट्स ग्रेट, ठीक है। आप इसको अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, और अगर आप उसमें शॉपकीपर और वॉरियर स्टाइल को डिस्क्राइब करते हैं तो शॉपकीपर की एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट टाइप है
सीक्रेट एंड ओपन डिप्लोमेसी। अच्छा जी, सीक्रेट वर्सेस ओपन डिप्लोमेसी। सीक्रेट वर्सेस ओपन डिप्लोमेसी हमने बहुत बार समझा भी है। जब हम मॉडर्न और ओल्ड डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात समझी थी कि किस तरीके से सीक्रेट और मॉडर्न डिप्लोमेसी, सॉरी ओपन डिप्लोमेसी काम करती है। देखें, डिप्लोमेसी का हमने एक बात तो समझ ली कि कोई भी काइंड ऑफ डिप्लोमेसी हो उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा जी, पॉइंट इसका पहला स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स नेशन कंडक्ट सीक्रेट मीटिंग्स एंड साइन सीक्रेट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट। मॉडर्न डिप्लोमेसी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सीक्रेट डिप्लोमेसी अब इस्तेमाल ही नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। वह बहुत बार और बहुत सारे स्टेट सीक्रेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल भी करते हैं और वो हिडन एग्रीमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी कांट लूज द प्राइवेसी और द सीक्रेसी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर उसकी सीक्रेसी बाहर आ जाए और वो अनसीक्रेट हो जाए या फिर वो ओपन हो जाए तो उससे बहुत सारे और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। अच्छा जी, दिस इज़ नोन एज सीक्रेट। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे, यूएस और तालिबान। अब आपको पता है ओपनली कि यूएस और तालिबान के दरमियान जंग है, ठीक है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। आफ्टर 9/11 के अटैक के बाद यूएस जो अमेरिका है वो एक जंग उसने मुसल्लत कर दी पूरे टेररिज्म के खिलाफ कि भाई हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे और हर सूरत ख़त्म करेंगे, और जो इस जंग में हमारे साथ शामिल नहीं होगा हम उसको भी एज अ टेररिस्ट स्टेट ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से यूएस और तालिबान के दरमियान ऐसी बहुत सारी हिडन डील्स भी हुई हैं जो कि सामने नहीं आई, और सीक्रेटली उनकी नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, उनकी डील्स, उनकी पीसफुल डील्स भी चल रही हैं, उनकी बातचीत चल रही है, उनकी नेगोशिएशन चल रही है, और अब थोड़ा थोड़ा वो ओपन भी होने लगा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है यूएस और तालिबान की, बहुत ही लेजिटिमेट मिसाल है, बहुत ही लेजिटिमेट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यूएस और तालिबान की जो हमें ओवरऑल जंग देखने को मिलती है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपने मोटिव को प्रिजर्व करने के लिए, और किस तरीके से सीक्रेसी के तहत वो अपने डील्स भी मुकम्मल कर रहे हैं, अपने एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं या उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, सीक्रेट की तरफ दूसरी तरफ है ओपन डिप्लोमेसी। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये मॉडर्न और ओल्ड कॉन्सेप्ट में समझा चुकी हूँ कि ओपन और सीक्रेट डिप्लोमेसी क्या होता है। आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मिल गई है। मजीद एग्जाम्पल के लिए आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। आप लोगों से ये लिखना है सीक्रेट डिप्लोमेसी विद एग्जाम्पल्स, और विद इट्स एग्जाम्पल्स ऐसा कुछ भी लिख लें तो आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। ओके, other times it is better to show the world that you have diplomatic ties and agreement with other nations। अच्छा जी, यहाँ पे बात आती है ओपन डिप्लोमेसी जब हम करते हैं, डिप्लोमेसी का मकसद क्या होता है कि हम दुनिया को दिखा सकें कि भाई हमारे, डिप्लोमेसी का मकसद हरगिज दोस्ती नहीं होता। डिप्लोमेसी का मकसद होता है कोऑपरेशन। किसी के साथ हम कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी करते हैं, किसी के साथ हम वॉरियर डिप्लोमेसी करते हैं, किसी के साथ हम ताल्लुकात हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू आर रिलेशन और अकॉर्डिंग टू आर रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर कंट्री हम डिप्लोमेसी का वही स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। अब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं तो क्या हम इंडिया के साथ डिप्लोमेसी नहीं कर रहे? ऑब्वियसली कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बार बार हमें ओपनली एक स्टेट को, एक नेशन को ये समझाना पड़ जाता है कि वो अपनी कि वो एक डिप्लोमेटिक टाइज में है किसी और नेशन के साथ। अब इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है चाइना और पाकिस्तान की। सीपैक की जो सीपैक का जो मंसूबा है वो इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पे जो हमारे एनिमी कंट्री हैं उनको भी ये
इनडायरेक्ट मैसेज मिल जाता है कि वी आर नॉट अलोन, ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे भी दूसरे ममालिक के साथ और दूसरे पावरफुल ममालिक के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और हम भी डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें भी सपोर्ट हासिल है, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है? अच्छा जी, यहाँ पे आगे चलते हैं। सीपैक का मंसूबा हमने डिस्कस किया कि जो सीपैक का मंसूबा है वो हमें बता देता है कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना एक डिप्लोमेटिक टाइज और एग्रीमेंट में जुड़ गए हैं और वो इवेंचुअली एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के सहारे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्क्स इन टेंडम एंड सिनर्जी, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं डेवलप होने में और अपने अपने इंटरेस्ट को गेन करने में। अगर चाइना का इस सीपैक में एक नेशनल इंटरेस्ट वन बेल्ट वन रोड का पूरा हो रहा है तो हमारा भी बहुत सारे इंटरेस्ट इसके साथ जुड़े हैं और हमारे भी वो नेशनल इंटरेस्ट की डिमांड है, उसी वजह से हमने उनका साथ दिया या हमने ये एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी मॉडर्न डिप्लोमेसी या वेस्टफेलियन डिप्लोमेसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप आज की दुनिया में देखते हैं कि 99% जो वर्ल्ड स्टेट्स हैं, जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो सारी ही डेमोक्रेटिक हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के वो भी क्या कहते हैं, लेकिन बाज स्टेट जो 99% की बात आ गई तो मतलब एक दो, एक्सेप्ट ओनली 1 and 2, ऑल अदर कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, ठीक है। वो डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं और मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि डेमोक्रेसी जो होती है वो सॉरी जो डिप्लोमेसी होती है वो फ्रेंडशिप नहीं होती। इट डजेंट मीन कि हम दोस्ती है हमारी उस स्टेट से, वो जस्ट हमारे इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम डिप्लोमेसी करते हैं। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का जो मैंने आपको एक लिंक बताया है, फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे देखें, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी में समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो एक थ्योरेटिकल और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको प्रैक्टिकली आपको मैनिफेस्ट करने के लिए डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी का जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे, डिप्लोमेसी कर रहे हैं। डिप्लोमेसी इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू इन ऑर्डर टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। ये तीनों टर्म्स जो है, ये तीनों टर्म्स एक साथ मिली हुई हैं और इन तीनों टर्म्स को एक साथ जोड़ने के लिए या एक साथ समझने के लिए इन तीनों टर्म्स में डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो है लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी मीन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो सकती है और वो मीन क्या है, डिप्लोमेसी। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लोमेसी ही एक टूल है फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, देयर आर वेरियस टूल बट चीफ टूल या सबसे मेजर टूल कौन सा है, डिप्लोमेसी ही है। इस वजह से ये इतना इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ, ये ऑफ लिखा हुआ है, ओडी लिखा हुआ है, मिस्टेक है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व पीपल होते हैं उन सबकी पार्टिसिपेशन शामिल होती है। उन सबकी पार्टिसिपेशन शामिल होने के अलावा आइडियली जो डेमोक्रेसी हमें बताती है, मैं आइडियली बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रही। ऑन द आइडियली नोट हमें बताया यही जाता है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू टेक एनी डिसीजन, ठीक है। आपका पब्लिक ओपिनियन जानना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से, किसी भी स्टेप के लिहाज से, किसी भी इंटरेस्ट के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन सम टाइम ये पब्लिक ओपिनियन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको पहले भी इस चीज़ को समझा चुकी हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जो स्टेट लेवल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कि हमारी पब्लिक नहीं समझती। क्या उसके लिए हमारी पब्लिक इतनी एजुकेटेड नहीं होती, इतनी अवेयर नहीं होती कि उस मामलात को समझ सके, उस कॉन्फ्लिक्ट को समझ सके, उस सिचुएशन को समझ सके और एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर सके। लेकिन वो जब नहीं हो पाता तो वो एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर तो होता ही होता है, पब्लिक ओपिनियन का पब्लिक प्रेशर तो होता है, लेकिन बहुत मामलात में ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी मिसाल है कि पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज अ स्टेट। अब यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि पाकिस्तान उसको एज अ स्टेट एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनकी फ़लस्तीन की जो आइडियोलॉजी है कि भाई जब तक आप फ़लस्तीन को उनका स्टेट नहीं देंगे, हम आपको एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि अगर देखें, पाकिस्तान के जो दो मेजर दुश्मन है या दो मेजर एनिमी स्टेट है, वो एक है इंडिया, एक है इजराइल। क्या अपने दुश्मन को गिराने के लिए या उसको दुनिया भर में रुसवा करने के लिए अपने दुश्मन को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने दुश्मन को सिर्फ तभी जान पाएंगे जब आप उसके करीब हो पाएंगे। आप उसके करीब हैं ही नहीं, आप उसको बेहतर तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे और जान भी नहीं पाएंगे कि भाई किस तरीके से आप अपनी बात चला रहे हैं या किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ये समझना है कि इंडिया किस तरीके से सोचता है, इजराइल किस तरीके से सोचता है और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो इसके लिए ये समझना बहुत लाजमी है, ये जानना बहुत लाजमी है कि उनका तरीका क्या है। और उनका तरीका जानने के लिए हमें उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। आपका चाहे कोई भी दुश्मन हो, आप जब तक उससे बातचीत नहीं करेंगे, आप उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं पाएंगे। आप उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं समझ पाएंगे कि वो चीज़ों को किस तरह सोचता और समझता है। तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा उसको हराना। लेकिन जितना बेहतर आप अपने दुश्मन को जानेंगे, जितना बेहतर आप अपने दुश्मन को समझेंगे, उतना ही आसान आपके लिए होता जाएगा उसको गिराना। ठीक है, उसको दुनिया में रुसवा करना या उसको हराना उतना ही मुश्किल बनता चला जाएगा। अच्छा जी, पब्लिक ओपिनियन कैन स्पॉइल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और डिलेड। ये पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि बार पब्लिक ओपिनियन को बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती। इसी मामले में, इसराइल के मामले में भी अगर लिया जाए या इंडिया के ओपिनियंस में भी लिया जाए, तो पब्लिक ओपिनियन जो हमारा बना हुआ है वो बहुत ही नेगेटिव है कि भाई हम इनसे कॉपरेट नहीं कर सकते, ये तो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन एक स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक हम अपने दुश्मन को नहीं समझेंगे या उनसे डील्स नहीं करेंगे या उनसे एग्रीमेंट्स नहीं करेंगे या उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो हम उनको हरा नहीं सकेंगे। ये सारी चीज़ें पब्लिक को समझाना और इस चीज़ से अवेयर करना एक बहुत बड़ा काम है, और ये काम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसी वजह से डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि वो किस तरीके से अपना पब्लिक ओपिनियन शेप कर सके। और बहुत बार बाज़ ऐसा होता है कि उनके जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हैं वो डिले हो जाते हैं या तो फिर ख़राब हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते उस प्रेशर की वजह से। अच्छा जी, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी के अगेंस्ट जो डिप्लोमेसी है या अपोजिट डिप्लोमेसी कह लें, वो है टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी। टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी इसके बिल्कुल अगेंस्ट और अपोजिट है। भाई टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी अभी तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन पहले जब एम्पायर्स थी और मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम नहीं था और मॉडर्न एरा नहीं था, उस वक्त क्या था, उस वक्त डिप्लोमेसी की जो सिर्फ इस्तेमाल होती थी या काइंड इस्तेमाल होती थी एम्पायर्स के ज़माने में, वो टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी ही इस्तेमाल होती थी कि जो डिक्टेटर ने बोल दिया वही होगा, जो हमारे किंग ने बोल दिया वही होगा, जो उस स्टेट का हेड है, वन मैन डिक्टेटरशिप है, उसने जो कह दिया वही होगा। पब्लिक ओपिनियन डजंट मैटर एट ऑल। वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता था। वहाँ एम्पायर्स में अगर आप देख ले
जो अंपायर के ज़माने के कॉन्फ्लिक्ट हल किए जाते थे, वहाँ पे रियाया को कोई हकूक नहीं था कि भाई आप अपना कोई ओपिनियन पेश करें पॉलिटिकल मामलात में या मिलिट्री के मामलात में या रियासतों के मामलात में या सल्तनतों के मामलात में। आप किसी किस्म का अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दें, रियाया कुछ नहीं कर सकती थी। जो कर सकता था वो सल्तनत ही कर सकती थी, और वो भी सल्तनत का जो किंग है, जो राजा है, सिर्फ वही, और उसके हाथ में वो टेक्निक थी कि वो किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी चलाता है या कौन सी नेगोशिएशन